जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे पावर ड्राइव टाइम और मैं हूं आपके साथ आरजे फहाद अब्बासी। जैसे कि आपने प्रोमो सुना कि कोरोना और हमारी जिंदगियां, ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम जो है जिसका आगाज़ पावर रेडियो FM 99 ने किया है, बिलखुसूस उन तमाम वालदैन के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम कि जब दौरान कोविड-19 का जब आगाज़ हुआ था 2020 के आगाज़ से ही लेकर, और पाकिस्तान में फरवरी 26 को पहला केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से जो बहुत सारे हालात दुनिया भर समेत पाकिस्तान के हालात जो हैं काफ़ी मुतासिर हुए। इसी के साथ ही साथ कोरोना ने किस तरीके से जो है वो हमारी सेहत पर कोरोना के असरात मुरतब हुए, बच्चों पर बिलखुसूस, इसी की एक कड़ी है और इसी की एक नशस्त है, एक आज का सेगमेंट है। इस पर आज हम बात करेंगे और आज के मौजू पे जो हम बात करेंगे वो होगा कि कोरोना की बच्चों की सेहत पर किस तरीके से जो है वो असरात मुरतब हुए। इसी मौजू पर आज बात करने के लिए बज़रिया टेलीफोन कॉल मेरे साथ मौजूद है माहिर अतफ़ाल हैं और पीडियाट्रिशन है और ख़ुद प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं एक NGO के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाहौर बेस्ड पहचान के नाम से। पहचान इज़ वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन, बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ पर ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तान में काम कर रही है। डॉक्टर नईम ज़फ़र जो कि सदर हैं पहचान NGO के और ख़ुद जो है वो बच्चों के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, पीडियाट्रिशन है, इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट होते हैं वाया कॉल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फहद भाई। डॉक्टर नईम साहब, थोड़ा सा हम बात करेंगे इस प्रोग्राम, इस सेगमेंट में कोरोना और हमारी ज़िंदगियों, और जिससे कि हमारा मौजू है कि कोरोना के बच्चों की सेहत पर किस तरीके से असरात जो है वो मुरतब हुए। तो डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, आगाज़ में मैं आपसे पूछूंगा कि थोड़ा बताइएगा कि कोविड की वजह से बच्चों के ऊपर जो है वो उनकी सेहत पर बिलखुसूस किस तरीके से जो है वो असरात मुरतब हुए और किस तरीके से कोविड ने जो है बच्चों पर अटैक किया और बच्चों की जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस पर इफेक्ट्स उसके पड़े। थैंक यू फहद। एक तो सबसे पहली बात यह है कि कोरोना बच्चों को डायरेक्टली इतना बुरी तरह अफेक्ट नहीं कर रहा। राइट। जो अच्छी खबर है वो ये कि अगर इस वक्त दुनिया में तकरीबन कोई 5 मिलियन से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, लेकिन 20 साल से कम उम्र के बच्चों में 12-13 हजार से ज्यादा नहीं हो। ओके, राइट, ठीक। जिसका मतलब है कि इवन पाकिस्तान में द नंबर ऑफ डेथ्स आर वेरी मिनिमम, बहुत कम हैं। और दूसरी बात ये कि इसी के साथ साथ बीमारियां बहुत ज्यादा नहीं हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना से बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा। डायरेक्ट नुकसान इस तरह से शायद कम पहुंचा हो, मगर इनडायरेक्ट नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है, क्योंकि जो भी इक़दामात कोरोना को संभालने के लिए लिए गए हैं उससे बच्चों की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा है। ना सिर्फ उनकी जिस्मानी सेहत बल्कि नफ्सियाती सेहत और सोशल सेहत पे भी। तो इसमें जो मैं बात करना चाहूँगा, पहले मेरा ख्याल हम फिजिकल सेहत की बात करें कि हमें बच्चों को, जब हम बच्चों को कोरोना से बचाने की बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेशक बच्चे खुद बहुत ज्यादा बीमार नहीं होते, लेकिन जब वो ये जरासीम लेके घर में फिरते हैं और बच्चे को लामोहला तमाम घर वाले उठा के प्यार करते हैं, उनसे खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो एक तरह से तमाम ये बीमारी फैलाने का मूजिब बनते हैं। और उसकी वजह से जो ज्यादा उम्र के अफराद या जो इनको कोरोना का ज्यादा नुकसान हो सकता है, उन लोगों को ये बीमारी लग जाती है। तो कोरोना डायरेक्टली बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन बच्चों की वजह से जो घर के बुजुर्ग हैं वो रिस्क में आ जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, ये फरमाइएगा कि हमने सुना भी और कहा जा रहा है कि वो बच्चे जो कोरोना वबा के दौरान जिनकी पैदाइश हुई, उनकी नशोनुमा में कुछ कमज़ोरियां जो है वो पाई जा रही हैं। पाकिस्तान में क्या ऐसा देखा गया? एज ए पीडियाट्रिशन माहिर अतफ़ाल आप बताइएगा। और इसके अलावा वो कौन से बच्चे, किन बच्चों को जो है वो कोरोना में ज़्यादा एहतियात की जो है वो ज़रूरत है? ये वालिदैन के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। एक तो पहली बात, जब हम सेहत की बात करते हैं ना, मैं फिर जिस्मानी सेहत की बात पहले करूंगा, बाकी बातें बाद में। जी। जिस्मानी सेहत में हम ये देखते हैं कि कोरोना का नुकसान उन बच्चों को हुआ है आज तक जिनको को पहले से कोई बहुत शदीद बीमारी चल रही हो। आम नज़ला जुकाम खांसी वाले, छोटे मोटे सांस की या इस तरह की बीमारियों वालों को कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता ज्यादा शदीद दमे वाले बच्चे जिनके हार्ट के प्रॉब्लम थे
اور خاص طور پہ جن کی امیونٹی کے پرابلمس تھے, جو کہ پہلے ہی ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہے تھے, ان بچوں کو ہم نے سب سے زیادہ نقصان میں دیکھا ہے. تو وہ بیمار زیادہ ہوئے ہیں. جو آپ کی بات ہے کہ جو کورونا کے دوران بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی نشو و نما, تو اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ نشو و نما اس لیے کیونکہ ان بچوں نے تو بیچاروں نے 2 سال تک گھر سے باہر کی چیزیں دیکھی ہی نہیں نا, تو ان کی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ برے اثرات پڑے ہیں. اور یہ ڈیولپمنٹ کے اثرات صرف ان بچوں پہ نہیں جو کہ کورونا کے دوران پیدا ہوئے ہیں, بلکہ وہ تمام بچے جو کہ کم عمر ہیں اور وہ خاص طور پہ جن کو کہ کھیلنے کودنے کے دن ہیں. جی, بچے اگر آپ کسی بھی معاشرے کے حصے کو دیکھ لیں تو اس کو بچے کو کھیلنے کی جگہ چاہیے. چاہے وہ ایک کمرے والا گھر ہو تو وہ بچہ باہر گلی میں کھیلتا ہے, ذرا اس کے پاس کوئی گراؤنڈ آ جائے تو بچہ گراؤنڈ میں کھیلتا ہے, اسکول جاتا ہے تو اسکول میں کھیلتا ہے. اب اس کے پاس یہ تمام مواقع نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف گھر میں قید ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ اگر دیکھیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ لوگ 1 کمرے یا 2 کمرے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, اور وہاں پہ لگاتار وہ ماں باپ کے سامنے ہے, آنکھوں کے سامنے ہے. وہ ذرا سی بھی شرارت کرتا ہے تو اسے ڈانٹ پڑ جاتی ہے, اس کو مار پڑ جاتی ہے, اور وہ ماں باپ کی آپسی ناچاقی وغیرہ جو کہ ٹینشنز میں آئے ہیں ماں باپ, وہ بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی ذہنی نشو و نما پہ کافی برے اثرات پڑے. دوسری طرف کیا ہوا کہ موبائل کا استعمال اس دوران بہت زیادہ بڑھ گیا. کچھ جو اسکولوں نے آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی, لیکن اگر آن لائن نہیں بھی تھی تو ماں باپ کے پاس جو اسمارٹ فون تو تقریباً ہر بچوں کے پاس, ٹی وی تو تقریباً بہت سارے گھرانوں میں رہا, تو وہ بچے زیادہ تر اس پہ ان کی ایڈکشن ہو گئی. ہماری ابھی ایک اسٹڈی چھپی ہے جس میں کہ ہم نے بتایا ہے کہ ایون کرونا سے پہلے تقریباً 1/3 بچے 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم استعمال کر رہے تھے. کرونا کے دوران یہ بڑھ کے 2/3 ہو گیا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے 4-4, 6-6, 8-8 گھنٹے اسکرین دیکھ رہے ہیں, اور ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, ان کی کوئی اور کھیل کود نہیں ہے, وہ ان کے پاس کوئی اور سیکھنے کے عمل نہیں ہے, اور نتیجتاً ان کے اندر وہ جو ڈیولپمنٹ کے جو پرابلمس تھے وہ بہت زیادہ بڑھ کے سامنے آئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک تو گھروں کے اندر. دوسرا پھر کیا ہوا کہ جب بچے جا نہیں سکے تو بہت عرصے تک حفاظتی ٹیکے نہیں لگ سکے, تو بچوں کو پہلے تو سینٹر ہی بند تھے, اب جب سینٹر کھلے تو لوگ ڈر کے مارے نہیں لے جا رہے, جی, تو ان کے ٹیکوں کے بھی سارا وہ پروگرام رک گیا. اسی طرح جن بچوں کو صحت کے لیے ہسپتال میں جانا تھا یا جن کو کہ دوسرے ڈسپینسریز میں کہیں پہ ان کو ٹریٹمنٹس چل رہی تھیں وہ ساری رک گئیں. جو ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکر کے پروگرامز تھے وہ ان میں ایک رکاوٹ آ گئی. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے بچوں کی صحت پہ, جسمانی صحت پہ انہوں نے نقصان صحیح, ڈالا. بالکل بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ آپ نے کہا, آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ ایک پورا ایک ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بھی کولیپس ہوتا ہوا ہمیں پاکستان میں دکھائی دیا, تو یہاں پہ کورونا کے دوران جو ہے وہ انکریز ان پاورٹی جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملی کہ جو ہے وہ بے روزگاری بہت زیادہ ہوئی, لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جاب سے ہاتھ دھونے پڑے. تو کیا انکریز ان پاورٹی یا بے روزگاری کا کیا اثر بچوں پہ بھی پڑا, جیسے بہت سارے والدین جو وہ بے روزگار ہو گئے, فائنینشیل کرائسس سے گزرنا پڑا, سو اس سب کا بچوں کی صحت پر کس طریقے سے اثر پڑا, کیونکہ آپ کا تو ایکچولی 1-on-1 ڈیلنگ ہے ود پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن, تو فرمائیے. ہاں بالکل, آپ کی بات بالکل بجا ہے. یہ اثر صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں پڑا ہے. پاکستان نے تو اس کو پھر بھی مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. دنیا کے دوسرے ممالک میں تو بہت برے حالات ہیں. ہم نے بھی ایک اسٹڈی کی ہے جو کہ جس میں پورے مطلب پاکستان سے یہ اسٹڈی ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کی ٹینشنز بچوں کے اوپر کس طرح ٹرانسمٹ ہوئی ہیں. خاص طور پہ جو فائنینشیل اسٹریس تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی یا بے روزگاری یا ان کی آمدنی میں کمی کی وجہ سے ان کی گھریلو ناچاقی بڑھی, ان کے اوپر اسٹریس بڑھا, ان کی ٹینشن بڑھی, اور وہ نتیجتاً جو الٹیمیٹلی اس کا نقصان تو بچوں پہ ہی نکالتے ہیں نا, غصہ تو سارا بچوں پہ نکلتا ہے. مار پیٹ بھی زیادہ ہوئی ہے, اور ان بچوں کو وہ کھیل کے مواقع, وہ ان کو
सीखने के मौके भी उन्होंने नहीं दिए। माँ बाप हर कोई अपने अपने काम में फंस गया, तो जो बच्चों से बातें करते थे वो तक खत्म हो गई। तो ये बहुत ज्यादा हमारे नुकसान हुआ है कि जो भी बच्चों, जो बड़ों के प्रॉब्लम्स थे वो बच्चों के ऊपर नजर आने शुरू हो गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आप थोड़ा सा बताइएगा कि बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, माहिर अतफाल हैं, वालदैन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा जो है अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त सुन रहे हैं, लाइव हमें सुन रहे हैं, सो उनके लिए क्या पैगाम होगा कि वालदैन की यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी हम 5वीं लहर जो है कोविड-19 की, और एक फिर उसके साथ नया वेरिएंट भी आ चुका है, उससे हम गुजर रहे हैं। आए दिन आजकल जो है फिर कोरोना ने सर उठाना शुरू कर दिया है, केसेस में इजाफा हो रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त वालदैन, उन वालदैन को आप क्या मशवरा देंगे, क्या सजेशन देंगे, क्या आपकी सजेशन होगी? वालदैन को क्या कहना चाहेंगे कि अपनी प्रिवेंशन बच्चों की अपनी किस तरीके से करें? देखिए, इसमें एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है बेशक बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। और खास तौर पे जिन वालिदैन ने या जिन बड़े बच्चों ने 12 साल से बड़ों को सबको हिफाजती टीके लगने चाहिए, और उसके बाद अडल्ट को तो सबको लग जाने चाहिए, और जिनको 6 महीने गुजर गए उनको बूस्टर भी लग जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद बीमारी का चांस बहुत कम रह जाता है। हम बात करते हैं इन्फेक्शन हो जाती है, जरासीम जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, कई दफा हल्की फुल्की खांसी जुकाम हो जाता है, जैसा मौसमी जुकाम जैसा, मौसमी खांसी जैसा, मगर शदीद अस्पताल में दाखिल सिर्फ वो हो रहे हैं जिनको हिफाजती टीके नहीं लगे। सही। तो ये तो सबसे पहली बात है कि माँ बाप ने खुद अपनी एहतियात करनी है। जो बुरी बात यह है कि ये इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि पहली किसी वेव में इतने ज्यादा बच्चे बीमार नहीं हो रहे थे जितने इस वेव में बीमार हो रहे हैं। राइट। तो हमें बहुत एहतियात ये रखनी है, क्योंकि हमने अभी देखा कि ये बच्चे अपने घर में बीमारी फैलाने का मूजिब भी बन रहे हैं। तो वो जो 4 एहतियातें हैं, जिसका मतलब है कि हाथ बार बार धोना, समाजी फासला रखना, खांसने के वक्त मुंह पे साफ सामने रखना, मास्क पहनना, ये इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर गुजारा नहीं है, और यही बच्चों को भी बचाती है, यही बड़ों को भी बचाती है। इसमें 5वीं चीज, अब हम हिफाजती टीका जात की बात करते हैं, क्योंकि बचत वहीं पे है। जिन्होंने ये सब अमल कर लिए हैं उनको कोरोना हुआ भी है तो नुकसान नहीं हुआ, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये कोरोना की ये जो 5वीं वेव है, ये हमारी मजीद इम्यूनिटी बेहतर कर देगी, और इसके बाद मजीद जब कोरोना की अगर कोई नई वेव आती भी है तो हमारे जिस्म में इतनी मुदाफियत होगी कि हम उसको संभाल सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। तो इस हवाले से हमें एहतियात ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मगर खास तौर पे अपने बुजुर्गों के लिए करनी चाहिए। राइट। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम वैक्सीन्स के हवाले से, हिफाजती टीकों के हवाले से, कोरोना के जो हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये फरमाइएगा कि आजकल जिस तरीके का मौसम है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, नाक का बहना, ये बच्चों में आम हर घर में जो है एलर्जीज़ और वायरल इन्फेक्शन और फ्लू और ये गला ख़राब, ये सारी चीज़ें कॉमन है। सो वालदैन को बताइए, अक्सर वालदैन जो है वो बड़े घबरा से जाते हैं कि क्या बच्चों को ये सारे जो सिम्टम्स हैं और ये जो साइंस हैं, क्या ये कोविड की है, कोरोना की है, या ये नॉर्मल फ्लू, एलर्जी है, वायरल है, अपने कोर्स पे ही पूरा होगा, ख़त्म होगा? तो किस तरीक़े से डिफ्रेंशिएट किया जाए? एक तो पहली बात यह कि हमारे पास कोई डिफ्रेंशिएशन का तरीका नहीं है। ओके। जिस तरह मैंने बताया कि ओमिक्रॉन बिल्कुल इसी तरीके से आ रहा है जैसे मौसमी नज़ला जुकाम खांसी आता है। राइट। सो अगर किसी बड़े को भी घर में खांसी और बुखार है तो लाजमी उसका टेस्ट कराएं। अगर बड़े बच्चे को है और घर में बुजुर्ग हैं तो उसका टेस्ट कराएं ताकि आप उन बुजुर्गों से बचें, वरना निकलेगा ये उसी तरह जिस तरह नज़ला जुकाम खांसी 3 से 4-5 दिन बुखार, हफ्ता 10 दिन खांसी करके ठीक हो जाता है, बच्चों में ओमिक्रॉन भी उसी तरीके से ठीक हो रहा है। तो वो उस तरह का मसला नहीं आ रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि क्या ये बच्चे दूसरों को बीमारी देंगे। तो इसलिए हमें उनकी बचत और उनकी एहतियात बहुत जरूरी है, और इसीलिए उसकी टेस्टिंग भी हम कहते हैं, चाहे होम किट से करें, चाहे सरकारी अस्पताल से जाके करें, चाहे प्राइवेटली जाके करें, वो बहुत जरूरी है। सही हो गया। अगर आपको जरा भी शुबा हो कि घर में ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं जिनको हमें इनसे बचाना है, या गैर वैक्सीन शुदा लोग हैं,
ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सेगमेंट को रैप अप भी करते हैं. आप फरमाइएगा कि हिफाजती टीके जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और वजारत सेहत की जानिब से यही एक हमारे पास हल है कि वैक्सीन लगाई जाए. तो बच्चों की वैक्सीन्स के ऊपर बताइएगा कि अभी जो है वो 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जा रही है. सो हाउ इम्पोर्टेंट द वैक्सीन इज? दुनिया में जहां भी वैक्सीन लगी है उसने फायदा पहुंचाया है. पाकिस्तान में अब 12 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है और बड़ों की तो अब बूस्टर डोजेज लगने शुरू हो गए हैं. वैक्सीन चाहे वो कोई सी भी वैक्सीन हो, वो बहुत अच्छी तरह बचाव कर रही है इस बीमारी का. चाहे वो चाइना की वैक्सीन है, चाहे वो फाइजर मोडर्ना की वैक्सीन है, ये सब बचा रही हैं. कुछ मुल्कों में 5 से 12 साल तक के टीके लगने शुरू हो गए हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान में भी ये जल्दी शुरू हो जाए. तो जैसे ही हो तो ये बच्चों को टीके लगने चाहिए. जरूर लगने चाहिए. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में जैसे कि साइकाट्रिस्ट जो हैं, जहनी अमराज के डॉक्टर्स, उनका भी बड़ा फुकदान है. तो क्या ये बात ठीक है कि कहा जाता है कि मुल्क में माहिरीन अतफाल, पीडियाट्रिशियंस की भी तादाद काफी कम है? क्या ये बात दुरुस्त है? मैं इसको इस तरह नहीं देखूंगा. देखें, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है ना वो तो हर शोबे में कम हैं, लेकिन इस वक्त तकरीबन मुल्क के तूलो अर्ज में तकरीबन हर जिले में, हर तहसील में बच्चों के मुस्तनद डॉक्टर मौजूद हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं. हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो है उसके मेंबर तकरीबन तमाम जगह पे, हम लोग तकरीबन 4 से 5 हजार चाइल्ड स्पेशलिस्ट मुल्क में मौजूद हैं. प्रॉब्लम सिर्फ ये आ जाती है कि उन तक पहुंचा नहीं जाता. सही. सरकारी अस्पतालों में तमाम जगह ये सीटें फुल हैं, लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं है और ये अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं. ठीक हो गया. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. प्रोग्राम में आज आपने टाइम दिया और बड़ी जो है हमने इम्पोर्टेंट मौजू पर और ज़रूरी मौजू पर हमने बात की कि कोरोना के साथ साथ कोरोना के असरात जो हैं वो बच्चों पर किस तरीके से मुतासर करते हैं बच्चों पर, और उनको हम कैसे महफूज रख सकते हैं. डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आप ख़ुद पीडियाट्रिशियन हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पहचान NGO हैं जो कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों के कानूनी हुकूक पर काम कर रही है. पावर 99 और हमारे सेगमेंट कोरोना और हमारी ज़िंदगियों में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मेहरबानी, आपने हमें मौका दिया. बहुत शुक्रिया.